हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 यानी कि जेक बोर्ड क्लास 7 का मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं माह फरवरी है, सत्र 2021-22 से है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने सभी दोस्तों के साथ अभी तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। देखिए यहाँ पर विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट का। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए इन वाक्यों को पढ़िए। कथन क देखिए, कैंप जाकर लेखिका प्रकृति से और ज़्यादा प्यार करने लगी। दूसरा कथन देखिए ख नंबर, लेखिका महंगे गहने और कपड़े को तुच्छ समझने लगी। तीसरा कथन ग देखिए, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में परिवर्तन आया। आप बताइए गद्यांश के अनुसार कौन सा विकल्प सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए कथन क सत्य है और शेष दोनों असत्य। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन कथन क असत्य है, शेष सत्य। फिर देखिए तीसरा तीनों कथन सत्य है, चौथा तीनों कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तीनों कथन सत्य है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आकर्षण का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है विकर्षण, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा खिंचाव, चौथा लगाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर, द्वंद्व समास तथा अव्ययी भाव समास के दो उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए द्वंद्व समास का 2 उदाहरण है माता पिता दिन रात। ठीक है, माता पिता और दिन रात। फिर देखिए अव्ययी भाव समास का 2 उदाहरण, प्रतिदिन, उसके बाद आज जन्म। ये 2 उदाहरण हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से कवि का क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, कविता में नवीन कल्पना करो से यह तात्पर्य है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य की अतीत रीतियाँ, परंपराएं आदि पुरानी पड़ गई है, जिससे समाज का विकास रुक सा गया है। अतः नवीन कल्पना करके नए नियम, रीति रिवाज आदि बनाए जाएं ताकि समाज शीघ्रतापूर्वक विकास के पथ पर अग्रसर हो। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कविता का छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, कवि के अनुसार समाज को विकास की ओर ले जाने वाली तमाम नीतियाँ और रीति रिवाज अब प्राचीन पड़ गए हैं। अब इन पुराने नियम, रीति रिवाज, परंपराओं से समाज का विकास नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ घर समाज में व्याप्त हो गई है और वे हमें चुनौती दे रही है। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश के समग्र विकास के लिए कल्पना करने की आवश्यकता है। हम नित्य नवीन कल्पना करके देश को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर पोयम का एक छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो देखिए पहला नंबर 1.1, द गिवन स्टांजा टॉक्स अबाउट। गिवन स्टांजा किसके बारे में बात करता है। पहला ऑप्शन देखिए पाट्रियोटिज्म, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंडशिप, तीसरा नेचर ऑफ पर्सन और चौथा फैमिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा फ्रेंडशिप। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 1.2 की ओर। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टांजा व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ फ्रेंड। पहला ऑप्शन देखिए अ गुड टेम्पर, दूसरा विश टू हेल्प, तीसरा अ लॉट ऑफ मनी, चौथा विश टू गेट अ लोन समहाउ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अ लॉट ऑफ मनी। मनी का जरूरत नहीं पड़ता है फ्रेंडशिप में। ठीक है, दोस्ती में पैसे का कोई काम नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द मदर अनहैप्पी विथ अतीला। अतीला के साथ मम्मी क्यों खुश नहीं थी। ठीक है, मम्मी अतीला को लेकर क्यों खुश नहीं थी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, द मदर वॉज अनहैप्पी विथ अतीला फॉर समबडी कम एवरी मॉर्निंग एंड स्टोल अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन बट अतीला डिडंट डू एनीथिंग फॉर दैट।
इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द आइज हैव इट, हाउ डिड द मैन नो दैट द गर्ल वाज ब्लाइंड। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि लेखक को कैसे पता चला कि सामने जो लड़की बैठी है वह अंधी थी। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए 3 नंबर का आंसर, इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन another traveler said that the girl was completely blind, then the man knew that she was blind। जब एक दूसरा आदमी बताता है कि वह लड़की जो बैठी थी अंधी थी, आई थिंक तब लेखक को पता चलता है कि वह लड़की अंधी थी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, राइट 4 लाइन्स अबाउट द ब्लैक स्मिथ एज फिगर्ड बाय द पोएट इन द पोएम द विलेज ब्लैक स्मिथ। तो द विलेज ब्लैक स्मिथ के बारे में कविता से 4 लाइन लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए ए नंबर, द विलेज स्मिथी स्टैंड अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री। सेकेंड देखिए बी नंबर, द स्मिथ हैज लार्ज एंड सिन्यूली हैंड। फिर देखिए सी नंबर, हिज फेस इज लाइक अ टैन, हिज फेस इज लाइक अ टैन। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट मैथ सब्जेक्ट, मैथ में पहला क्वेश्चन देखिए, 2 सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप निम्नलिखित में से क्या होगी। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 40, तीसरा 50, चौथा 130। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 50। ठीक है, सर्वांगसम कोण हमेशा बराबर होता है, तो 50 दिया हुआ है तो दूसरा भी 50 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, एक आयत जिसकी लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर लिखें। तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 24 और 18 गुना कर देंगे। पहला ऑप्शन है 332, दूसरा ऑप्शन है 432, तीसरा ऑप्शन है 532, चौथा ऑप्शन है 442। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 432। इसे आप नोट कर लीजिए, 432 वर्ग मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है सेम टू सेम आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी तक 7 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा। फिर एक चाप से आप 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इधर एक चाप काटिएगा। फिर ए में रखकर भी इधर एक 7 सेंटीमीटर का चाप काटिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्रॉस आएगा। इस तरीके से इस पॉइंट को ए से और बी से मिला दीजिएगा, तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसका प्रत्येक भुजा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, 16,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन इस प्रकार करना है आपको। एक वर्ग है जिसका यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 16,900। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल 16,900 दिया हुआ है तो नीचे लिख देंगे, और भुजा गुना भुजा हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये वाला स्क्वायर जब बराबर का दूसरे साइड आएगा तो रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 16,900 बराबर भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भुजा बराबर अंडर रूट 16,900 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ऐसे अभी छोड़ देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आगे लिखना है, अब वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। ठीक है, √2 गुना भुजा होता है, फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए √2 को √2 नीचे लिख देंगे, और भुजा यहाँ पर देखिए भुजा कितना है √16,900, तो √16,900 को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 को 16,900 के साथ गुना करेंगे तो 33,800 हो जाएगा, और रूट है तो यहाँ पर रूट लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा 183.84 सेंटीमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, दिए गए माप के अनुसार छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ब्लू कलर में जो छांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इधर भी। ठीक है, और यहाँ पर माप दिया हुआ है देखिए 4 सेंटीमीटर, और इधर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके हम लोग आंसर निकालते हैं।
यहाँ पर देखिए जो डायग्राम बना हुआ है इसी तरीके से आपको भी बनाना है, सेम टू सेम इस तरीके से, और यहाँ पर नामांकित भी करना है ABCDEF, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ABCD का क्षेत्रफल, जो भी ABCD यहाँ पर है उसका क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तो हम लोग लिख लिए हैं नीचे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल देखिए BC इंटू EF हो जाएगा, ठीक है, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, लंबाई 13 और चौड़ाई 8 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर माइनस को यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, तो यहाँ पर BC इंटू EF, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 को लिखना है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए BC 13 है, EF 8 है, माइनस को माइनस उतार देंगे, 1/2 को 1/2 उतार देंगे, BC का वैल्यू 13 है और EF का वैल्यू 8 है। अब इसको सोल्व करेंगे पूरा, तो यहाँ पर देखिए 13 गुना 8 माइनस 13 गुना 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 अठे 104, फिर 13 चौके 52, और बीच में माइनस है तो माइनस को रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में जरूर इसे क्लियर कर दूंगा अगर दिक्कत हो रहा है तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, रेशम उद्योग के कारीगरों के द्वारा एंथ्रेक्स रोग के जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होकर शॉर्ट्स नामक बीमारी का शिकार होना तथा इस प्रकार के जोखिमों को झेलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक संकट, दूसरा ऑप्शन है मानवीय संकट, तीसरा ऑप्शन व्यावसायिक संकट, चौथा शारीरिक बीमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शारीरिक बीमारी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। वाहित मल द्रव रूपी अवशिष्ट पदार्थ होता है जो खालिस्तान और खालिस्तान को प्रदूषित कर देता है। पहला ऑप्शन देखिए हवा और पानी, दूसरा जल और मिट्टी, तीसरा शौचालय और सेप्टिक टैंक, और चौथा देखिए मल उपचार संयंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जल और मिट्टी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उनको संसाधित, यहाँ पर संसाधित होगा, ठीक है, उनको संसाधित करने के विभिन्न चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, चरण पहला में भेड़ ऊन कतरना, चरण दूसरा में चिकना ऊन धोना, चरण तीसरा में उद्दाटन और कार्डिंग, फिर चौथा चरण में देखिए सम्मिश्रण, और पांचवा चरण में हो जाएगा सिल्वरसिंग। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, पेट्रोल डीजल आदि जैसे तेल एवं वसा को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, तेल और वसाओं को नाली में बहाने पर ये पाइप में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविकता कम हो जाती है। इसीलिए तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार करने के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। अथवा, यहाँ पर देखिए अथवा संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र का लागत मूल्य रेशमी वस्त्रों के मूल्य की तुलना में कम क्यों होता है, वर्णन करें। दोनों में से एक का बनाना है। यहाँ पर देखिए अथवा लिखा हुआ है तो हम लोग ऊपर वाला का आंसर चलिए लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के लिए अक्सर विशेष प्रशोधन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। फिर आगे लिखना है, पारंपरिक मल जल प्रशोधन में 3 चरण शामिल हो सकते हैं, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक प्रशोधन कहा जाता है। आगे लिखना है, सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के छलनों का उपयोग कर मोटे रूप में जल की गंदगी अलग की जा सकती है। कुआं के जल को उबाल कर अथवा कतिपय रसायन मिश्रण कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एवं और ईमेल के जरिए बच्चों और महिलाओं को तंग करने धमकाने की कोशिश करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आईटी अधिनियम 2009 की धारा 66A, दूसरा ऑप्शन है आईटी अधिनियम 2009 की धारा 67A, तीसरा देखिए आईटी अधिनियम 2009 की धारा 68 और चौथा ऑप्शन है आईटी अधिनियम 2009 की धारा 69A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, आईटी अधिनियम 2009 की धारा 66A। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा 5 जुलाई, तीसरा 13 अगस्त और चौथा 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 5 जून। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, किसी भी देश के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी का एक सशक्त माध्यम किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है ग्लोब, दूसरा मानचित्र, तीसरा नजरी नक्शा और चौथा रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ग्लोब। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। जैवमंडल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार लिखिएगा आप, जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत को उदाहरण सहित बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला आदि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, आपने लोगों के द्वारा बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते देखा या सुना होगा। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार को उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, बच्चे निश्चल होते हैं, उनके व्यवहार में भी निश्चलता दिखाई देती है, परंतु समाज में कुछ विकृत प्रकृति के लोग कभी कभी उनके साथ अमानवीय बर्ताव भी करते हैं जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे विकृत प्रकृति के लोगों के अमानवीय व्यवहार की शुरुआत स्पर्श से ही होती है, अतः बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श का ज्ञान होना अति आवश्यक है ताकि वे बाल शोषण से बच सके। फिर यहाँ पर देखिए उदाहरण में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मेरे शहर में एक छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती होटल पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए संस्कृत सब्जेक्ट, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पिता इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किमस्ति। तो यहाँ पर देखिए पिता का पर्यायवाची शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए जनकः, दूसरा ततः, तीसरा व्याघ्रः, चौथा गृहम्। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जनकः। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, अनेके मृगः अत्र विशेषण पदम किम। अनेके मृगः में विशेषण पद चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए ऐसा, दूसरा अत्र, तीसरा अनेके, चौथा मृगः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अनेके। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट पूर्ण वाक्य उत्तरत। तीसरा नंबर देखिए मयूरः किम करोति, मयूर क्या करती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा मयूरः शोभनम नृत्यति, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, श्याम केन स गच्छति, श्याम किसके साथ जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं साफ साफ। देखिए स जनकेन स गच्छति, ठीक है, स जनकेन स गच्छति, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप स के स्थान पर आप यहाँ पर श्याम लिख सकते हैं, श्याम जनकेन स गच्छति। इस तरीके से देखिए श्याम जनकेन स गच्छति, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग JCERT क्लास 7 का मंथली असेसमेंट फरवरी का कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को
प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।